हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका 11 दिसंबर से ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है। और आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आप सबको बहुत सारे डाउट है। सबने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो सबको कमेंट में एक एक करके उनका सवाल का जवाब बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ जिसमें मैं सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगेन आपको रिप्लाई कर दूंगी या फिर वीडियो बना दूंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको मैं इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपका ट्रेड टेस्ट 11 तारीख से है। तो उसके लिए हर ट्रेड का अलग अलग ट्रेड टेस्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। पर डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगा। आप कोई भी ट्रेड से हो, आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस सेम रहेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद कितने कॉपी लेके जाने हैं आपको, फिर आप जो फोटो अप्लाई किए थे वो लेके जाना है या दूसरा लेके जाना है। मीन्स मैं डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग सारे डाउट आपके क्लियर करूंगी इस वीडियो में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है ट्रेड टेस्ट का। मीन्स आपका डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट दोनों तो सेम डे ही है। तो ट्रेड टेस्ट का फिर क्या प्रोसेस होता है, आपको ट्रेड टेस्ट में क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है जिससे गलती ना हो, आपको कितने नंबर लाने हैं जिससे आप पास हो जाओ, वो नंबर किस हिसाब से देते हैं। आपका अलग अलग ट्रेड है तो अलग अलग ट्रेड में कैसे ट्रेड टेस्ट होते हैं। मीन्स आपके जितने डाउट है मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो में। बताऊंगी कि आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होता है। मैं ये भी बताऊंगी कि आफ्टर ट्रेड टेस्ट आपका क्या क्या प्रोसेस है। मीन्स आप अगर आप पास हो जाते हो तो क्या होगा आगे, अगर आप फेल हो जाते हो तो आगे क्या होगा। अगर आप ट्रेड टेस्ट पास हो गए उसके बाद आपका रिटन एग्जाम जो आता है नेक्स्ट स्टेज है। तो उसका रिटन एग्जाम का लेवल क्या होता है, आप कैसे उसको पास कर सकते हो। आपका रिटन एग्जाम के बाद फिर कितना टाइम लेता है मेडिकल का, मेडिकल करवाता है। मीन्स रिटन टेस्ट के बाद आपका डायरेक्ट मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल में क्या वो उतने ही स्टूडेंट को बुलाते हैं जितना उनके पास वैकेंसी है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बुलाते हैं ताकि आपको वहाँ से छाट सके। इसके बारे में मैं भी क्लियर बताऊंगी। उसके बाद मेडिकल के बाद फिर क्या प्रोसेस होता है, फिर से डॉक्यूमेंटेशन होगा या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, इसके बारे में मैं क्लियर बताऊंगी। मीन्स अगर आप सही से प्लेसमेंट के कैंडिडेट हो तो ये वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगी कि आप कैसे मीन्स ट्रेड टेस्ट पास करके रिटन एग्जाम के बाद आपका क्या क्या प्रोसेस है। और अगर आप पास नहीं भी करते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है, मैं पूरा क्लियर करके आपको बताऊंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको टिप्स भी बता दूंगी जिससे आपको ट्रेड टेस्ट में पास होने का चांस फुल रहे, फेल होने का डर ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपके इसके अलावा भी कोई और डाउट है तो मुझे बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी या फिर आगे एक वीडियो बना दूंगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप सीएसएफ प्लेसमेंट के कैंडिडेट हो तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाना, क्योंकि मैं सीएसएफ प्लेसमेंट की सारी जानकारी आपको अच्छे से दूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं आपका ट्रेड टेस्ट के दिन से कि आपको ट्रेड टेस्ट के दिन क्या होगा। देखिए, आप सबसे पहले अपने सेंटर पे जाएंगे। उसके बाद वहाँ आपका आईडी, एडमिट कार्ड और ये चेक होगा। उसके बाद फिर आपका बायोमेट्रिक होता है। पहले तो आपका एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ देखते हैं, फिर आगे जाओगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा। उसको ट्रेड टेस्ट के लिए लेके जाया जाता है। तो देखिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन के दिन क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंटेशन में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने कॉपी लगेंगे, मैं उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, आपका डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो रहना चाहिए आपके पास वैलिड आईडी रहना चाहिए। वैलिड आईडी में क्या क्या आता है, वैलिड आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका 10th का मार्कशीट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। और बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि उनका डीओबी गलत है तो किन्हीं का पापा का नाम गलत है। तो देखिए, आपका 10th का सर्टिफिकेट में जो है वही आपका मान्य होगा, क्योंकि ये 10th बेसिस का वैकेंसी है। तो आप आधार में करेक्शन करवा सकते हो, पर अगर 10th का अगर गलत है तो फिर आपको 10th जैसा ही सब कुछ होना चाहिए। तो अगर आपको 10th का मार्कशीट में सब सही है, आधार में अगर गलत है तो आधार की जगह आप उसके पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो। आधार भी लेके जाना, पैन कार्ड भी लेके जाना। पैन कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड लेके जाना, और उसके बाद 10th का मार्कशीट तो आपको लेके ही जाना है। मीन्स आपका जो आधार में कुछ गलती है तो उसको आप करेक्शन भी करवा सकते हो, उसको आप करेक्शन करने के लिए दे दो। उसके बाद आपका ई आधार निकलता है। ई आधार आपका करेक्शन होने के कुछ टाइम बाद ही इशू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी करेक्शन करवाने दोगे तो आपको लगेगा कि 1 महीना 2 महीना टाइम लगेगा उसके बाद मेरा आधार कार्ड आएगा। तो आपको वो नहीं करना है। आप अपने करेक्शन के लिए भी अगर दे दो तो आपको ई आधार इशू हो जाता है। उसके बाद देखिए, आपको मैंने आईडी के बारे में बता दिया, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। आईडी में मैंने बता दिया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आप लेके जा सकते हो। जो गवर्नमेंट इशू आईडी होता है वो आपका आईडी प्रूफ होता है। उसके बाद आपको आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लोग भी बहुत कन्फ्यूजन है कि आप सब पूछ रहे थे कि हमारा जो फ़ोटो ये फॉर्म में लगाया था वो फ़ोटो चाहिए या फिर कोई भी चलेगा। तो देखिए, अगर आपने जो फॉर्म में अप्लाई किया था अगर आपके पास वो फ़ोटो है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, आप वही लेके जाना।
पर अगर आपके पास वो फ़ोटो नहीं है तो आप कोई भी करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना, और फ़ोटो कम से कम आप 10 कॉपी ले लेना। वहाँ काम तो 4 से 5 कॉपी ही आएगा, पर एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा तो आपको आगे बहुत काम देगा। ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोटो वेस्ट जाएगा। और मैंने जो आपको बताया था आपका आईडी प्रूफ़, उसका भी आपको कॉपी करवाना है, ज़ेरॉक्स करवाना है। जैसे कि आपको आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स करवाना है, पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड का भी ज़ेरॉक्स करवाना है, 10th का मार्कशीट है तो 10th का मार्कशीट भी ज़ेरॉक्स करवाना है। उसके बाद वोटर आईडी है तो वो भी ज़ेरॉक्स करवाना है। वो सब आईडी प्रूफ़ है तो वो सब का आप 3 से 4 कॉपी ज़ेरॉक्स करवा लेना, काफ़ी होगा। आपका आईडी प्रूफ़ हो गया, फ़ोटो हो गया। अभी आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्या है, आप हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या दिए हो। देखो, अगर आप क्रिकेट में तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए 10th बेसिस का जो क्वालिफ़िकेशन है, उसका मार्कशीट, उसका रिजल्ट, उसका सर्टिफिकेट। क्योंकि 10th बेसिस का वैकेंसी है तो आपको सबसे पहले वो 10th का देखते हैं कि आपका क्या 10th का सारा कुछ है कि नहीं है। तो आपका 10th का जो मार्कशीट होता है वो रहना चाहिए ओरिजिनल। जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगी वो आपके पास ओरिजिनल और कॉपी दोनों लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप बस कॉपी करवा के ले जाना तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, आप डॉक्यूमेंटेशन से रिजेक्ट हो जाओगे। वो आपको ओरिजिनल भी देखेंगे, उसके बाद वो कॉपी सबमिट कर लेते हैं। ओरिजिनल से वो मैच करते हैं कि जो ओरिजिनल में लिखा है वही कॉपी में है कि नहीं। तो आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और कॉपी भी लेके जाना है। चलिए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला जो डॉक्यूमेंट था उसके लिए। देखिए, आपको 10th बेसिस का जो डॉक्यूमेंट इशू होता है, आपका मार्कशीट हो, कहीं कहीं सर्टिफिकेट देते हैं अलग से वो हो, तो आपको वो दोनों लेके जाना है। मीन्स आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ओरिजिनल लेके जाना है। दोनों का जेरॉक्स भी करवा लेना है। जेरॉक्स में आप वही 3 से 4 कॉपी करवा लेना। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशन दिए हो, जैसे कोई 12th देता है, कोई ग्रेजुएशन देता है, कोई पीजी देता है, मीन्स आप जो भी हायर क्वालिफिकेशन दिए हो आपको उसका भी आईडी लेके जाना होगा। मीन्स आप जो भी हायर क्वालिफिकेशन दिए हो आपको उसका भी प्रूफ लेके जाना होगा। आप अगर 12th दिए हो तो 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप ग्रेजुएशन दिए हो तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। सब ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद आपको कॉपी भी करवाना है। पीजी दिए हो तो पीजी का भी जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आया होगा वो लेके जाना है। ये सब भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और कॉपी के लिए आप इसका 2 से 3 कॉपी करवा लेना। उसके बाद आपका आता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, मीन्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी को चाहिए होता है, चाहे आप कोई यूआर कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एसटी हो या एससी हो। आपको डोमिसाइल मीन्स रेसिडेंट, जिसको हम लोग आवासीय बोलते हैं, वो आपको चाहिए ही चाहिए। उसका आप ओरिजिनल लेके जाना और उसका कॉपी भी लेके जाना। उसका डेट के लिए बहुत कन्फ्यूजन है कि नया चाहिए या फिर पहले का चलेगा। तो देखिए, जो क्रूशियल डेट होता है वो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डे होता है। अगर आपका फॉर्म भरने का लास्ट डे से पहले का है तो वही चलेगा, और अगर फॉर्म भरने का लास्ट डे जो था उस दिन का भी है तो चलेगा। अगर बाद का है तो आपको पुराना भी लेके जाना है और नया भी लेके जाना है। मीन्स वो पुराना वाला जल्दी एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो क्रूशियल डेट का पहले का है। तो आपका जो फॉर्म मीन्स अप्रैल में शायद फॉर्म आपका भराया था, तो अप्रैल से पहले का या अप्रैल तक का रहेगा तो वो चल जाएगा। मेन चीज़ तो यही है कि आपका क्रूशियल डेट के अंडर होना चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, और उस मीन्स जो डेट है आपका उस दिन का होना चाहिए। तो अगर पुराना है तो भी लेके जाना, नया है तो भी लेके जाना, पुराना और नया दोनों है तो दोनों लेके जाना। उसके बाद आपका आता है ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी सर्टिफिकेट में भी यही क्रूशियल डेट के लिए है कि आपको नया है तो ऐसा नहीं कि आपको अभी बना के ले जाना है। जो क्रूशियल डेट है पहले का है, अगर आपके पास वो है तो वही चलेगा, वही लेके जाना है। अगर आपने नया बनाया है तो नया भी लेके जाओ, दोनों लेके जाओ। पुराना वाला आपके पास है तो उसको भी लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप नया बना लो और पुराना मत ले जाओ। अगर उसका एक्सपायर हो गया है, अगर वो डेट एक्सपायर जो वैलिडिटी है उसका ख़त्म हो गया है, आपने नया बनाया है तो जो वैलिडिटी ख़त्म हो गया है फिर भी उसको पुराना भी लेके जाना और नया भी लेके जाना। टीएससी का जो सर्टिफिकेट आता है वो भी उनको लेके जाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है तो वो लेके जाना है। आपका ये हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जो कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन था, ये सब का भी आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। सबका ओरिजिनल रहना चाहिए आपके पास। आपका ओरिजिनल कॉपी वो जमा नहीं करेंगे, वो आपको वापस कर देंगे। उसके साथ आपको जेरॉक्स यानी कॉपी करवा के ले जाना है, वहाँ पे वो रख लेते हैं। तो ये सब का 3 से 4 कॉपी कर लेना। वो 1 से 2 कॉपी रखेंगे, 1 से 2 कॉपी एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास। मीन्स अगर वहाँ आपको वो साइन करने बोलते हैं तो अगर आपने गलत साइन कर दिया या फिर ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन ऐसे करके कुछ गलत हो गया, तो आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी रहे जिसको आप वहाँ पे यूज कर सको। तो इसलिए आप थोड़ा 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा लेके ही जाना। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज है कि उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा क्या। मीन्स जो जो कोई कोई ट्रेड है उसमें बोल रहे हैं कि मेरे इस ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है क्या। तो देखो, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे फॉर्म में डाला था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ मांगा था और आपने डाला है, तब आपको लेके जाना है।
और अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं डाला है, आपने अपना सिंपल तरीका से फॉर्म भरा है, कहीं भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कोई जिक्र नहीं था आपके फॉर्म में, तो आपको ज़रूरी नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आप बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भी जा सकते हो, वहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं रहेगा अगर वो आपके फॉर्म में भरते टाइम आपने नहीं डाला है। जो आपने फॉर्म में भरते टाइम जो जो डिटेल डाला है वही वही डिटेल आपको वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में हार्ड कॉपी ओरिजिनल लेके जाना होता है। तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए टेंशन नहीं लेना है। आपने फॉर्म में डाला है, आपके पास है तो लेके जाओ, आपने फॉर्म में नहीं डाला है, नहीं है तो नहीं लेके जाना है। उसके बाद देखिए, आपको जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सब का आपको ज़ेरॉक्स करवा के ले जाना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। मैं बार-बार आपको ये बात बता रही हूँ ताकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि वो ज़ेरॉक्स करवा के ले आते हैं, ओरिजिनल नहीं लाते हैं। पर आपको ओरिजिनल उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़ेरॉक्स ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी है और दोनों लेके आना। उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा में ग्लू ले लेना, एक ब्लू और एक ब्लैक बॉल पेन ले लेना। इससे आपको ये होगा कि आपको अपने ट्रेड टेस्ट के दिन, डॉक्यूमेंटेशन के दिन दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं तो दिक्कत होता है कि सबको ग्लू पेन इधर-उधर करना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप अपना पेन, अपना ग्लू लेके आना। उसके बाद चलिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग मैंने सारे डॉक्यूमेंट डिटेल में बता दिए कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या आपको उसमें ध्यान रखना है और कितने कॉपी लाने हैं। और उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए लेके जाया जाता है। इसमें हर ट्रेड का अलग-अलग ट्रेड टेस्ट होता है। जो आपका ट्रेड का नाम है उस अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। जैसे मैं बात करती हूँ सबसे पहले कुक। कुक का जो आपका ट्रेड टेस्ट है, कुक के रिगार्डिंग आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, मैं उसके लिए बात करती हूँ। देखिए, आपका जो कुक का ट्रेड टेस्ट है, इसमें आपका वही आपको जो खाना बनाने का मेन आपका टास्क रहेगा, खाना बनाने का। आपका जो प्रैक्टिकल रहता है वो खाना बनाने के लिए। तो बहुत सारे सेंटर पे आपको ग्रुप में आपको कैंडिडेट को बाँट देते हैं, या पर मैटर ये नहीं करता कि आपको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं या फिर वो सिंगल टेस्ट ले रहे हैं। आपका जो मेन टास्क वो आपको जो बोलते हैं करने के लिए, आपको वो करना है, अच्छे से करना है। आपको वो खाना बनाने के लिए बोलेंगे, खाने का जो आइटम बनाने के लिए बोलेंगे आपको वो बनाना है। वो आपको बनाते हुए भी देखेंगे और वो टेस्ट भी कर सकते हैं। आपका बनाने का प्रोसेस देखते हैं और वो देखते हैं कि आप सही से बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। कुक ट्रेड में कहीं-कहीं कोई-कोई सेंटर पे, बहुत रेयरली सेंटर पे, मीन्स अगर आपका 10 सेंटर है तो 10 में से वो 2 ही सेंटर होंगे जहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मीन्स क्वेश्चन वही मसाला के रिगार्डिंग, दाल के रिगार्डिंग, कि आपका दाल का नाम पूछेंगे, दाल रख देंगे, उसको पहचानने के लिए बोलेंगे। जो मसाले होते हैं जो मसाले होते हैं, साबुत मसाले, उनका नाम वो पूछते हैं कि वो मीन्स आपको बोलेंगे ये कौन-सा मसाला है, इसका यूज़ कहाँ होता है, दाल का यूज़ कैसे करते हैं, चावल कैसे बनाते हैं, रोटी के लिए मीन्स 1 केजी आटा का कितना रोटी बनता है, मीन्स ये सब वर्बल क्वेश्चन वो थोड़ा पूछते हैं। कोई-कोई सेंटर पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, पर वो सारे सेंटर पे आपका एक कॉमन चीज़ है कि आपका ट्रेड टेस्ट मीन्स आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल लेते हैं। प्रैक्टिकल में आपको वो खाना बनाने को ही बोलते हैं। उसमें आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि आप खाना अच्छे तरीके से बनाओ, खाना को जलाओ मत, कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं करो, सफाई से बनाओ, हाइजीन मेंटेन करो। मिक्सी चलाना नहीं आता हो, आप जाके गैस को पूरा आग लगा दो। मीन्स ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं, यहाँ ट्रेड टेस्ट होता है तो वो ऐसे करते हैं जैसे पूरा मीन्स तेल डाल देते हैं, उसके बाद वो गैस जलाते हैं, पूरा आग लग जाता है। उसके बाद फिर आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। मीन्स अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पोलाइटली उनसे बात करो कि हमको ये बनाने के लिए दे दीजिए, हम ये बना देंगे। आपको ये नहीं करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, अपना डिसिप्लिन में रहना है। फोर्स का मीन्स होता है डिसिप्लिन। आप अपने डिसिप्लिन में रहोगे तो आप अपने टेस्ट अच्छे से पास कर लोगे। थोड़ा सा भी अगर आप अनडिसिप्लिन कोई भी काम करते हो तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। कुक ट्रेड में आपको सफाई का भी ध्यान देना होता है, आप अपना हाइजीन मेंटेन करके आना। मीन्स नाखून वगैरह बड़े नहीं होने चाहिए, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आप अपने बाल को बांध के आना। उसके बाद फिर कुक में ये बातें ध्यान रखने की होती है कि आपको खाना अच्छे से बनाना है, सफाई से बनाना है, टेस्टी भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। हेल्दी का मीन्स ये है कि आपको ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करना है, मसाला डालना है पर इतना नहीं डाल देना है कि पूरा उसमें मसाला भर देना है। तेल कहीं भी यूज करना है पर पूरा तेल में डुबा नहीं देना है। मीन्स आपको कुक ट्रेड है, मीन्स आपका अगर कुक ट्रेड है तो आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती है। आपको खाना अच्छा बनाना है, हेल्दी बनाना है, हाइजीन भी मेंटेन रखना है। तो ये रहा आपका कुक ट्रेड में जो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया। आपको कुक ट्रेड में वो क्या-क्या खाना बनाने के लिए बोलते हैं। नोटिफिकेशन में एक कॉमन सा चीज़ दिया हुआ है कि वही रोटी, दाल, चावल, इडली, सांभर, इतना दिया हुआ है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटर पे कई अलग-अलग चीज़ें बनाने के लिए बोलते हैं। आपका वैसे नोटिफिकेशन में नॉन-वेज का भी ज़िक्र है तो आपको नॉन-वेज भी बनाने के लिए बोलेंगे। भले आप वेज कैंडिडेट हो या फिर नॉन-वेज हो। मीन्स अगर आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन-वेज नहीं खाते, नहीं देखते, नहीं छूते,
फिर वो बनाने के लिए बोलेंगे, आपको बनाना पड़ेगा, आगे जाके आप मना नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बाकी आपका ये नॉनवेज में आपका वही चिकन, फिश, अंडा करी, यही सब बनाने के लिए वो बोल सकते हैं। वर्बल वर्बल क्वेश्चन के लिए कुक ट्रेड में क्या बनाने के लिए बोलते हैं, क्या-क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, या फिर वो आपको क्या-क्या खाना बनाने के लिए बोल सकते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आप अगर कुक ट्रेड से हो तो आपको क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए, ये सब बात मैंने इसमें बता दी। करते हैं अपने दूसरे ट्रेड स्वीपर। स्वीपर के लिए कि स्वीपर में आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, ट्रेड टेस्ट में वो क्या-क्या करवाते हैं, आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आपको बस प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो देखिए आपका प्रैक्टिकल तो वो करवाएँगे ही, जैसे आपका ट्रेड का नाम है स्वीपर। तो आपसे साफ-सफाई से रिलेटेड ही काम करवाते हैं, झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, वॉशरूम वगैरह साफ करवाना, जो आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में दिया है उस रिगार्डिंग वो आपसे काम करवाते हैं। क्वेश्चन में अगर उनको पूछने का मन रहा तो आपसे वो सफाई के रिलेटेड ही पूछते हैं कि अगर आप मतलब फ़िनाइल का यूज़ कैसे करते हो, एसिड का यूज़ कैसे करते हो, एसिड पहचानने के लिए बोल सकते हैं, फ़िनाइल पहचानने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद फिर वो पूछ सकते हैं वॉशरूम में कौन-सा फ़िनाइल यूज़ होता है, घर में रूम में कौन-सा फ़िनाइल यूज़ होता है, फिर बाथरूम में कौन-सा यूज़ होता है। मीन्स वो आपसे बहुत सारे जो क्लीनिंग मटेरियल है, जैसे कि लिक्विड मटेरियल क्लीनिंग में आ गया, या सब के बारे में वो आपसे जानकारी पूछ सकते हैं। आपको झाड़ू लगाने का तरीका आना चाहिए, साफ-सफाई का आना चाहिए, आपको एसिड को कैसे यूज़ करते हैं वो आना चाहिए, उसका क्या प्रिकॉशन होता है वो आना चाहिए। अगर आप एसिड यूज़ कर रहे हो तो आप मास्क पहन के यूज़ करोगे, हैंड ग्लव्स पहन के यूज़ करोगे। अगर आप कहीं झाड़ू अगर लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो वो पूछ सकते हैं कि आप अपना हेल्थ के लिए क्या प्रिकॉशन इसमें करोगे, तो आपको वही मास्क लगाना है, हेड कवर करना है, हैंड ग्लव पहनना है। ये सब आपका प्रिकॉशन होता है जब आप अगर झाड़ू लगा रहे हो या फिर एसिड का कुछ यूज़ कर रहे हो तो। वो आपसे स्वीपर ट्रेड है अगर आपका, तो आपसे सफाई से रिलेटेड ही जानकारी लेना चाहेंगे। सफाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और वही आपको ट्रेड टेस्ट में करवाएँगे भी। चलिए अपने नेक्स्ट ट्रेड में आते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रेड है बूट मेकर। देखिए बूट मेकर, जैसा कि आपका जो नाम है ट्रेड का, बूट मेकर मीन्स बूट, शूज़। शूज़ से रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए। शूज़ मीन्स लेदर। लेदर का जो पहचान होता है, आपको लेदर का पहचान करना आना चाहिए। जो हमारे फ़ॉर्स में जो शूज़ होते हैं, लेदर के शूज़ होते हैं, खाकी कलर के शूज़ होते हैं, ब्लैक शूज़ होते हैं, जंगल शूज़ होते हैं, वो सब का आपका सिलाई करना आना चाहिए। जो लेदर है उसका कटिंग, उसका सिलाई करना आना चाहिए। जो आपका टूल्स होता है उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। उसके बाद जो लेदर है, उस लेदर का आप मीन्स जो लेदर है उस लेदर को आप किस तरीके से पॉलिश करोगे कि वो चमकेगा, मीन्स आपको शूज़ को पॉलिश करना आना चाहिए, सिलाई करना आना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आपको बूट मेकर, तो अगर आपका ट्रेड बूट मेकर है तो आपको ये सब जानकारी होना चाहिए, तो आप ट्रेड टेस्ट पास कर लोगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रेड है बार्बर। बार्बर में आपको क्या जानकारी होना चाहिए, जो आपका ट्रेड का नाम है बार्बर। तो बार्बर का जो काम होता है वही आपको जानकारी होना चाहिए। मीन्स आपको बाल का जानकारी होना चाहिए, शेविंग वगैरह करना आना चाहिए, आपका जो टूल्स यूज होता है बाल काटने में, कैंची वगैरह, ट्रिमर वगैरह, वो सब का जानकारी होना चाहिए। कैसे यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बाल काट रहे हो तो आप किन बातों का ध्यान रखते हो वो सब आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको काम आना चाहिए। वो आपसे यही पूछते हैं कि आपको काम आता है, आप कहीं किए हो या सीखे हो या पहली बार कर रहे हो। तो पहली बार तो नहीं बोलना कि हमें आता है, हम कर लेंगे, और आपको जो आता है आपको वहाँ करके दिखाना है। आप ट्रेड टेस्ट इसी में पास करोगे। बहुत सारी लड़कियां भी है जो बार्बर में फॉर्म भरी है, तो बार्बर में ऐसा नहीं है कि आपको अभी ट्रेड टेस्ट में लड़कियों का बाल काटने के लिए देंगे। अभी आपको ट्रेड टेस्ट के दिन वहाँ लड़के ही रहेंगे, उन्हीं का बाल काटना पड़ेगा ट्रिमर से। कहीं कहीं लड़कियां भी हो सकती है, पर अभी तक 2-3 सेंटर से मैंने पता किया है तो वहाँ लड़कों का ही बाल काटने के लिए उन्हें बोला गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिमर से बाल काटने को बोले थे ट्रेड टेस्ट में, और वैसा कुछ खास नहीं हुआ था। पर आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अपने ट्रेड के बारे में, तो आप अपना ट्रेड टेस्ट पास कर लोगे। नेक्स्ट ट्रेड आता है कारपेंटर। कारपेंटर का वही जो आपका ट्रेड का नाम है, मीन्स कारपेंटर का जो काम होता है आपको वो आना चाहिए। इनका जो हमारा कटाई होता है, वुडन का जो हमारा पॉलिश होता है वो सब करना आना चाहिए। आपको जो मशीन होता है वुडन काटने का वो सब चलाना आना चाहिए। वो सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। वुडन का कोई भी चीज़ आपको बनाना आना चाहिए, छोटा छोटा, मीन्स बॉक्स वगैरह बनाने को बोलते हैं। या फिर आपको वुडन को काट के बोलेंगे कि रेक्टेंगल बॉक्स बना दो, या फिर कोई भी सामान थोड़ा छोटा मोटा जो इजी होता है बनाने में, टाइम टेकन नहीं होता है, वो बनाने के लिए बोलेंगे, ताकि वो देख सके कि आपको एक्चुअल में काम आता है कि नहीं। तो ये आपका होता है कारपेंटर ट्रेड का ट्रेड टेस्ट। नेक्स्ट ट्रेड वॉशरमैन। वॉशरमैन का ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, देखिए आपका जो नाम है ट्रेड का वॉशरमैन, वॉशरमैन का वही काम होता है कि आपको जो वर्दी वगैरह होता है, वो आपका जो मेन काम होता है वर्दी वगैरह का धुलाई करना, वर्दी को प्रेस करना,
उसको फिर मीन्स उसको कैसे, अगर कोई दाग लग गया है तो उसको कैसे छुड़ाएँगे। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर इसमें कोई मसाले का दाग लग गया है तो आप इसको कैसे साफ़ करोगे? मीन्स आप नींबू से छुड़ाओगे या कैसे छुड़ाओगे? आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि मसालों का दाग को कैसे छुटाते हैं, या फिर कोई राइफ़ल वगैरह का जो ग्रीस वगैरह रहता है वो सब भी दाग लग जाता है तो वो सब कैसे छुटाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको वर्दी प्रेस करना आना चाहिए, आपको वर्दी धोना आना चाहिए, आपको वॉशिंग मशीन यूज़ करना आना चाहिए, इनका कितना टाइप होता है वो भी पता होना चाहिए, आपको हाथ से भी कपड़े धोने आने चाहिए, आपको वॉशिंग मशीन भी यूज़ करना आना चाहिए। ये आपका आता है वॉशरमैन ट्रेड के अंदर, कि आपका जो वॉशरमैन ट्रेड का है आपको उसका काम आना चाहिए, उसका जानकारी होना चाहिए, तो आप अपने ट्रेड टेस्ट आसानी से पास कर लोगे। नेक्स्ट ट्रेड है माली। माली के रिगार्डिंग क्या वो ट्रेड टेस्ट में पूछते हैं। देखिए, अगर आप माली ट्रेड से फॉर्म भरे हो तो आपसे वही वो जानकारी लेना चाहेंगे प्लांटेशन के रिगार्डिंग, कि आपको बीज का मीन जो सीड्स होता है वो सब का जानकारी होना चाहिए, हाइब्रिड सीड्स का जानकारी होना चाहिए, प्लांटेशन कैसे करते हैं वो जानकारी होना चाहिए, कौन सी मिट्टी में कौन सा प्लांट हम लगा सकते हैं वो जानकारी होना चाहिए, कितना पानी देना है, कैसे करना है, फिर मीन्स जो हमारा जो गमला होता है, जो पॉट होता है उसमें कौन सा प्लांट लगता है, या फिर जो हमारा जो ज़मीन में प्लांट अलग लगता है, वो जो पॉट वाला प्लांट होता है वो अलग लगता है। प्लांटेशन का आपको सारा काम आना चाहिए। कुछ कुछ औषधि के जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, वो पेड़ पौधे पहचानने आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूनिट में उस टाइप के गार्डन बने होते हैं जहाँ पर सिर्फ हर्बल टाइप के सामान, जहाँ पर सिर्फ हर्बल टाइप के पेड़ पौधे होते हैं, तो उस बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्लांटेशन करना आना चाहिए, सीड्स का जानकारी होना चाहिए। जो ट्रेड का नाम है माली, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ जानकारी होना चाहिए, तो आप ट्रेड टेस्ट आसानी से पास कर लोगे। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रेड टेलर। देखिए, टेलर जो आपका ट्रेड का नाम है उस अकॉर्डिंग आपको काम आना चाहिए। आपका ट्रेड है जो टेलर, उसका जो काम होता है दर्जी का कपड़े सिलाई करना। कपड़े सिलाई में आपको वर्दी सिलना आना चाहिए। जो वर्दी अगर कहीं से फट गया है तो उसको आपको रिपेयर मीन्स उसको सिलना आना चाहिए। जिस आपको वहाँ वो फुल वर्दी बनवा के नहीं देखेंगे, उतना टाइम नहीं रहता है कि वो फुल बोलेंगे वर्दी बना के देखो। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर 3-4 कैंडिडेट है, ग्रुप बना दिया, तो बोल सकते हैं कोई वर्दी काटेगा, कोई उसको सिलेगा, कोई उसको फोल्ड करेगा, कोई नाप लेगा। आप अगर टेलर ट्रेड में हो तो आपको नाप लेना भी आना चाहिए, कि आपको मतलब वर्दी का, अगर किसी का वर्दी सिलना है तो उसका नाप कैसे लोगे, तो आपको मेजरमेंट का जानकारी होना चाहिए। आपको आपका मशीन चलाना आना चाहिए, आपको वर्दी सिलना भी आना चाहिए। अगर कोई वर्दी फटा है तो उसको कैसे सिल के कवर करेंगे वो भी आना चाहिए। कोई कपड़ा ढीला है, मीन्स अगर कोई ओवर साइज वर्दी लेके आता है तो उसको कैसे ठीक करते हैं, वो सब काम आना चाहिए आपको, तो आप अपने ट्रेड में आसानी से पास हो जाओगे। आई होप कि मैंने जितना हो सके सारे ट्रेड को कवर किया। अगर इसके अलावा भी कोई ट्रेड छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए सोर्स में डाल दूंगी कि आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आफ्टर ट्रेड टेस्ट क्या होता है। देखिए, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपका ट्रेड टेस्ट हो गया। अगर आप ट्रेड टेस्ट पास कर लिए तो आपको वहाँ से वो पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं, मीन्स वो लिख के देंगे कि आप पास हो। उसके बाद फिर आपको वेट करना होगा, आपका रिजल्ट जारी होता है, पीडीएफ आता है, फिर आपका रिटन एग्जाम का एडमिट कार्ड आता है। अब रिटन एग्जाम कब तक हो सकता है? देखिए, रिटन एग्जाम आपका लगभग 2 से 3 महीना के अंदर हो जाएगा, और रिटन एग्जाम का लेवल भी 10th लेवल का ही होता है। मीन्स अगर आप जीडी की तैयारी किए हुए हो तो जीडी का जो सिलेबस है उसी टाइप का है, बस इसमें एक चैप्टर क्या है, मीन्स वही पैटर्न डिस्कशन का, मीन्स वही जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर है उसी के अंडर ये भी है। आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करना है, अर्थमेटिक मैथ्स है, जीके जीएस है, और जो हमारा रीजनिंग है वो है। उसके अलावा एक पैटर्न करके लिखा हुआ है। पिछले ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें 20-20 क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट से पूछे थे। मीन्स 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स से, 20 क्वेश्चन जीके से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश एक से आपको जो चूज करना है, और 20 क्वेश्चन पैटर्न डिस्कशन से। तो आपका पिछले ईयर का ऐसे पेपर हुआ था, पर इस बार का अभी ये बस सिलेबस दिए हैं। पेपर का मीन्स क्वेश्चन का क्वांटिटी कितना रहेगा ये नहीं बताए हैं। तो आपका क्वेश्चन इन्हीं 5 सब्जेक्ट में से मिक्स रहेगा, और ये 100 नंबर का पेपर होता है। 1 नंबर इसमें मार्क्स मिलता है। इसका प्लस पॉइंट एक ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप इसमें अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, मीन्स अपना फुल अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि कैंडिडेट जहाँ नेगेटिव मार्किंग ना हो वहाँ क्यों ही भला कोई छोड़ के आएगा, फुल ही अटेम्प्ट करेगा, कुछ सही ही हो जाए। उसके बाद फिर इसमें और एक प्लस पॉइंट है कि आपको पेपर में 2 आवर्स का टाइम मिलता है, तो आपको पेपर में टाइम भी अच्छा मिलता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और जो आपका 10th लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसी लेवल का इसका भी एग्ज़ाम होगा। और इसका एग्ज़ाम अभी ट्रेड टेस्ट खत्म होते ही 2 से 3 महीना के अंदर ले लेते हैं। पिछले ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके जस्ट 1 महीने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा।
अभी मेडिकल में भी बहुत सारे, पिछले साल तो मेडिकल में वो उतने ही कैंडिडेट को बुलाए थे जितना उनका वैकेंसी था। मीन्स अगर कोई भी रीमेडिकल किसी को मिला तो वो बहुत कम ही रीमेडिकल दे रहे थे ताकि वैकेंसी खाली ना जाए। किसी को रीमेडिकल मिला, कोई मेडिकल में रिजेक्ट हुआ था तो वो वैकेंसी खाली रह गया था। तो मीन्स जितने हमारे वैकेंसी थी उतना मेडिकल के लिए बुलाया गया था। इस बार अभी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है कि अभी आपको मेडिकल के लिए जितना वैकेंसी है उतना ही। इस बार का मैं अपडेट दे दूंगी मेडिकल के टाइम में कि आपका मेडिकल में उतने ही कैंडिडेट बुला रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा बुला रहे हैं। मीन्स आपका 3 महीना के अंदर एग्जाम हो जाएगा, 1 महीना के बाद मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल के जस्ट 1 महीना बाद आपका ज्वाइनिंग का डेट भी दे दिए थे। इस ईयर का जो एग्जामिनेशन था उसमें जो मेडिकल के टाइम ही जो मेडिकल पास हुआ था उनको हाथ में ही, मीन्स वहीं सामने में ही उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। बाय पोस्ट का कोई इसमें टाइम नहीं था। मीन्स आपको वहीं पे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया और 15 से 20 दिन का टाइम दिया गया था आपका जो डॉक्यूमेंटेशन बनाने का होता है वो सब टाइम के लिए। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करना था। तो पिछले ईयर तो बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ था। मीन्स वैकेंसी 22 की थी पर 24 में कंप्लीट किए थे। जैसे ही वहाँ से फिजिकल स्टार्ट किए थे उसके बाद वो सारा प्रोसेस जल्दी ही किए थे। तो आपका फिजिकल ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है, मीन्स आपका एग्जाम भी कंटिन्यू ले लेंगे और आपका ज्वाइनिंग भी नेक्स्ट ईयर तक हो ही जाएगा। आप ट्रेड टेस्ट में पास करते हो, एग्जामिनेशन में बैठो, एग्जामिनेशन पास करते हो, आगे मेडिकल दो। उसके बाद जिसका ट्रेड टेस्ट पास नहीं हो पाता है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा कि कोई बात नहीं, अगर ट्रेड टेस्ट पास नहीं हुआ तो आपको इससे अच्छा आप अटेम्प्ट करना। क्योंकि अगर जनरली बताऊं तो यहाँ पर मैं देखती हूँ जो ट्रेड में हैं, जो ट्रेडमेंस में हैं, उनका भी ड्यूटी वही हार्ड ही होता है। ऐसा कोई नहीं है कि आप सोच रहे हो कि जीडी के अकॉर्डिंग हमारे ड्यूटी हार्ड नहीं होगा, हल्का होगा। तो ड्यूटी करना ही पड़ता है। अगर आपका नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी और मिलती रहेगी। और एक कन्फ्यूजन बहुत है कैंडिडेट को कि पूछ रहे थे कि हम अगर ट्रेडमैन में रहते हैं तो ट्रेडमैन से जीडी में जा सकते हैं क्या। तो देखिए, ट्रेडमैन से जीडी में हम नहीं जाते हैं। सीएसएफ का ये रूल है कि ट्रेडमैन से जीडी में वो नहीं जाता है। पहले होता था पर अब ये रूल खत्म हो गया है। अगर आप किसी और फोर्स में है तो शायद उसमें जाते होंगे, पर सीएसएफ में ऐसा नहीं है। सीएसएफ में अगर आप ट्रेड्समैन में हो तो आप 4 साल के बाद एलडीसी दे सकते हो। एलडीसी दे के आप एएसआई बन सकते हो, अपना आगे का एग्जाम दे सकते हो। ट्रेडमैन से जीडी में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडमैन से जीडी में कोई नहीं जाता क्योंकि ट्रेडमैन भी कांस्टेबल रैंक का जॉब है और जीडी भी कांस्टेबल रैंक का जॉब है। तो आपको ट्रेडमैन से जीडी में जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको जीडी करना है तो आप जीडी का तैयारी करो, ट्रेडमैन को रहने दो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेडमैन से जीडी में चला जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रेडमैन से आप 4 साल के बाद अपना एलडीसी एग्जाम दे सकते हो, ये कर सकते। उसके बाद लास्ट टिप मेरी तरफ से यही रहेगा कि अगर आप अभी सीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो तो ये भी तैयारी करो, और एसएससी जीडी का फॉर्म आया हुआ है तो आप एसएससी जीडी की भी तैयारी करो। अगर देखा जाए तो ट्रेडमैन और जीडी दोनों का अलग अलग बेनिफिट है और दोनों का अलग अलग लॉस है। मैं इसका कंपैरिजन में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कि ट्रेडमैन का जॉब प्रोफाइल क्या होता है एक्चुअल में और जीडी का जॉब प्रोफाइल क्या होता है एक्चुअल में। उसमें कंपैरिजन में मैं बताऊंगी कि क्या बेस्ट है। पर आप ट्रेडमैन के कैंडिडेट हो तो आप जीडी का भी तैयारी करो, मैं यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप दोनों एग्जाम में बैठो, दोनों में से जो आपके लिए मिले वो आप ले लो, जॉब करो। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी कि आप ट्रेडमैन मत करो, जीडी करो। दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही अच्छा है, दोनों के अपने घाटे हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन में बताऊंगी, तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको हर चीज़ का जेन्युइन जानकारी मिल सके, सब कुछ अच्छे से सही तरीके से पता चल सके ताकि आपको आगे जाके पछताना ना पड़े। मेरे तरफ से आपके लिए टिप्स ये भी है कि आप अगर ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हो तो अपना ट्रेड टेस्ट अच्छे से देना, डिसिप्लिन में रहना, सारे काम को कॉन्फिडेंट से करना, डॉक्यूमेंटेशन सब सही रखना, जो जो डॉक्यूमेंट बताई हूँ मैं सब सही रखना, अपना जितने डॉक्यूमेंट है सबका कॉपी ओरिजिनल दोनों लेके जाना है। आपको मैंने ये बार बार बात बताया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो ओरिजिनल नहीं लाते, कोई कॉपी ले आता है, कोई कॉपी नहीं लाता ओरिजिनल ले आता है, तो दिक्कत होता है। तो आप ओरिजिनल और कॉपी दोनों लेके आना। उसके बाद ट्रेड टेस्ट में मैंने बता दिया कि आपको ट्रेड टेस्ट कैसे पास करना है, क्या क्या काम करना पड़ता है। आपको इसका सिलेबस जानना है कि रिटन एग्जाम का सिलेबस कैसे होता है, तो मैंने रिटन एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देख लेना कि कैसे आपका रिटन एग्जाम होता है। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर करने का कोशिश किया है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं वो पॉइंट को नोट करूंगी। आपके 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी कि आपको ये डाउट है, तो वो डाउट को मैं क्लियर कर दूंगी ताकि आपको जॉब के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप अच्छे से ट्रेड टेस्ट दो, अच्छे से पास करो, एग्जामिनेशन दो, जॉब लो। ओके, थैंक यू, जय हिंद। आई होप कि यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।